पता है, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर थे। उन्होंने कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने लिखी जिंदगियां, और लिख दी उस भाषा में जो सबसे ज्यादा उनकी अपनी थी, भोजपुरी। मन हो गई ले बैरागी, मन हो गई ले बैरागी, हो गई ले बैरागी, मन खोजे शीतल छां। उनके नाटकों के नाम सुनिएगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने गांव को जो है अपने दिल में बसा कर लिखा है, जैसे विदेशिया, बेटी बेचुआ, पुत्र बधू। चल रे पटोही चल रे अपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव। बिहार के नाई के घर में पैदा हो रहल, पर दिल में रहल कलाकार, और यही कलाकार उनका आगे जाकर बनौलक एक फेमस नाटककार, जे लिखलन कहानी, नाटक, गाने जो गांव के चूल्हा से लेकर के शहर के मंच तक गूंजे। बटोहिया रे बटोहिया, बटोहिया रे बटोहिया, चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव। अगर मैं कहता हूं भिखारी ठाकुर तो पहला शब्द दिमाग में क्या आता है? एक मशहूर रंगकर्मी का। भिखारी ठाकुर, अब आप अपन गीत शुरू करें। अरे डगरिया जो हतना विद्युत बाटे ठकोरिया हो, धोरिया धोई के कान्हा पर चौदरिया हो, बबरिया झाड़ी के ना कोइबो कामना सोहरिया हो, बबरिया झाड़ी के ना अबुना भेजवला खात कतहु से। भिखारी ठाकुर का जीवन ही उनकी कला है, क्योंकि उन्होंने कला को जिया। इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने, अब ये इतना, उस जमाने में ये आसान नहीं था कि आप पुरुषों को तैयार करें कि तुम्हें स्त्री का भेष बनाना है और नाटक में अभिनय करना है। उस दौर की फिल्मों में भी स्त्रियां नहीं होती थी, या इस नृत्य मंडली में भी स्त्रियां, या तो उस समय जो उस दौर में भी जो इन्होंने तैयब हुसैन प्रीत ने जो काम किया है, तो क्या है कि उनमें नर्तकियों की एक अलग मंडली हुआ करती थी। उन्होंने जिक्र किया है कि गोपालगंज में कुछ ऐसी दो बाई के नाम से जो थी, उनकी नृत्य मंडली अलग थी, जो अधिकतर उस समय जो जिन्हें हम कई ऐसे मोहल्ले हुआ करते थे, जैसे मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज स्थान या छपरा, या ऐसे कई शहरों में ऐसे जो मोहल्ले हुआ करते थे, वहाँ पे जो नर्तकियाँ थी, गीत गाने वाली जो थी, जिन्हें बाई कहा जाता था। उनके यहाँ पे गीत संगीत का कार्यक्रम होता था, लेकिन उस तरह से समाज में नाट्य मंडलियों में उनकी बहुत अधिक उपस्थिति कम थी। भिखारी ठाकुर के यहाँ भी चूँकि स्त्रियाँ नहीं थी उनके मंडली में, तो उन्होंने पुरुषों को ही स्त्री पात्र का रूप दे करके उन्होंने इसका एक तरह से इसका रूपांतरण करके लौंडा के रूप में परिवर्तित करके उनका अपना उपयोग किया उन मंडलियों। और उनकी नाट्य मंडलियों में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो स्त्री का पात्र निभाते। रामचंद्र माझी एक बहुत प्रमुख सदस्य थे जो उनमें स्त्री का रोल अदा करते थे। अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। उनको भारत सरकार ने भी सम्मानित किया था और उनको
जो बिहार सरकार ने भी सम्मानित किया था। एक संगे रहे के परानी, एक जिम्मेवारी बनती है हर कलाकार की कि वो जहाँ से है, जिस मूल से है, जिस बैकग्राउंड से है, वहाँ की जो सामाजिक परिवेश है, जो वहाँ की भाषा है, जो वहाँ की लोक कला है, जो वहाँ के समाज की विषमताएं हैं, वो अपने आर्ट के थ्रू केवल मनोरंजन न करके, अगर मनोरंजन के साथ साथ इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अगर प्रस्तुत करता है लोगों के सामने, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सक्सेस होता है और लोगों से कनेक्ट हो पाता है। भिखारी ठाकुर के म्यूजिक को समझने के लिए बिहार के उस परिस्थिति को समझना होगा जो जिस समय भिखारी ठाकुर ने लिखा। भिखारी ठाकुर का ट्रांसफॉर्मेशन शायद उस कलाकार के रूप में ऑलरेडी हो गया था जिसने रंगमंच को कला के माध्यम से कहीं ज्यादा इस बात के लिए समझा कि वह एक आत्मचिंतन का दर्पण भी है। उनके लिए कला किसी महल में रहने वाली विलासिता की चीज नहीं रही, बल्कि मिट्टी से उठती वह आवाज बन गई जो समाज के मन को झकझोर दे। यह बात बहुत डिबेटेबल है कि क्या वो कोई क्रांति करना चाहते भी थे क्या नहीं चाहते थे, या अपनी कला को बस दिखाना चाहते थे। उन्होंने लोक जीवन के जो साधारण जो लोक जीवन की जो साधारण परिपाटियां थीं, उनको बहुत गहराई से समझा और उनको अपने काम में जगह दी। मिसाल के तौर पर वो स्वयं भी घर से बाहर रहे और काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में बाहर गए और फिर वापस आए, और उन्होंने इस बात को समझा कि अपने आसपास के गांवों के जीवन को, जो भोजपुरी भाषा बोलता था जो समाज, उसके बीच में कैसे साहित्य और कला के प्रतिमानों को स्थिर किया जा सके। तो आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, जिनमें से विदेशिया उनका बहुत ही मशहूर नाटक रहा है और आज भी वो खेला जाता रहा है। विदेशिया में प्रवासी जीवन की पीड़ा जो मिलती है कि एक जो व्यक्ति घर से बाहर गया है उसकी क्या वेदना है, किस तरह की दुख तकलीफ है, इसको उन्होंने रेखांकित किया। विदेशिया का संदर्भ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें एक ऐसी स्त्री की कथा है जिसका पति विदेश चला गया है। उस दौर में विदेश का मतलब होता था एक राज्य से दूसरे राज्य जाना। भोजपुरी समाज में ऐसा बहुत था। बिहार के जो लोक जीवन था, लोक अंचल है, उसमें बहुत सारे ऐसे जो युवक हैं वो रोजगार की तलाश में कलकत्ता जाया करते थे। तो विदेशिया नाटक में भी आप देखते हैं कि उसका जो नायक है वो कलकत्ता जाता है और उसकी जो पत्नी है वो विरह में तड़पती है, उसका इंतज़ार करती है और उसके पास जीवन का कोई दूसरा जरिया नहीं है पति की प्रतीक्षा करने के अलावा। तो आप देखते हैं कि नाटक में जब पति कलकत्ता जाता है तो एक दूसरी स्त्री से उसका जो पराई स्त्री है उससे संबंध स्थापित हो जाता है, और फिर वहाँ जब उसको पता चलता है कि गांव में उसकी पत्नी है, उसको याद करती है, और फिर जब वापस आता है तो उसके बाद जिस स्त्री से संबंध महानगर में या कलकत्ता में उसका था, बाद में वो भी वापस आ जाती है। और नाटक में दिखाया गया है कि वे तीनों मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। अब ये एक दृष्टि है, इसमें एक पुरुष है, दो स्त्रियां हैं, दोनों के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों को दिखाते हुए लोक जीवन में किस तरह वो एक सामंजस्य स्थापित होता है, इसका एक उदाहरण उस नाटक में। उनके नाटकों के थीम कई बार बहुत डार्क भी हो गए। कई ऐसे सब्जेक्ट रहे जिन पर आज भी खुलकर बात नहीं होती। उस जमाने की तो बात ही छोड़ दो। इसमें कोई शक नहीं है कि भिखारी ठाकुर समय से बहुत आगे सोच रहे थे।
दूसरा नाटक है गबद घिचोर। अब उसमें बहुत दिलचस्प कथा है कि उसमें पति आजीविका की तलाश में कलकत्ता चला गया है, पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन यहाँ पत्नी केवल उसकी प्रतीक्षा नहीं करती। यहाँ पत्नी गांव के ही एक दूसरे युवक से संबंध बना लेती है और उससे एक बच्चा भी होता है। अब ये नैतिक दृष्टि से गांव में किस तरह वो स्त्री समाज के नियमों के विरुद्ध ये करती है और समाज की जो लांछनाएं होती हैं उनको सहती है, उसके बावजूद करती है। उसका जो पति है वो वापस लौटता है और वो उस बच्चे पर अपना अधिकार जताना चाहता है। वो कहता है कि मेरा बच्चा है तो मुझे दो। दूसरी ओर वो गांव का जो दूसरा युवक है जिससे उसके संबंध हैं, वो कहता है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये मुझे दो। पंचायत होती है और पंचायत ये निर्णय लेती है कि इस बच्चे के 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे, एक औरत को दे देंगे, 2 दूसरे पुरुषों को दे देंगे। फिर बाद में पंचायत दोबारा अपने फैसले को बदलती है और ये कहती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। और उसमें वो कहती है, वो स्त्री कहती है कि क्या स्त्री का कोई हक नहीं है बच्चे के ऊपर। तो आजकल जैसे सिंगल मदर का कंसेप्ट चल रहा है, या माँ का भी बहुत अधिक महत्व है पुत्र के ऊपर, ऐसे सिर्फ पिता का ही महत्व नहीं है। तो एक माँ के महत्व को स्थापित करने में मुझे लगता है कि उस दौर के उस नाटक की बहुत बड़ी भूमिका रही। भाई गलीच कहत बाड़न कि तू ही एक टुकड़ा करवाई। भाई गड़बड़ी कहत बनो कि तू ही एक टुकड़ा करवाई। अरे जेकरा अपना बेटा के मोह नहीं है, ओकर बेटा कैसन? बेटा के मोह बा महतरिया के। ले जाओ गलीच को, बेटा ले जाओ। जो बेटा माता संग जाई राम हो रामा, जो बेटा माता संग जाई। यह मानी हुई बात, परिवर्तन तलवार से नहीं होता, संवेदना से होता है। जब जब भिखारी ने जनता के मन में प्रश्न जगाए, ज्यादातर समय उनका सीधा उत्तर नहीं दिया। शायद उनको मालूम था कि जब समाज स्वयं से सवाल करने लगेगा तभी असली बदलाव संभव हो पाएगा। जन समाज ऐसे ही किसी को बड़ा नहीं मानता, ऐसे ही किसी को अपने नजदीक नहीं आने देता, चाहे वो गांधी हों, चाहे भिखारी ठाकुर हों। उन्होंने उनकी विचारधारा को इसलिए अपनाया क्योंकि उनके जीवन के वो करीब थी, उनकी वेशभूषा के करीब थी, उनके रहन सहन के करीब थी। बिहार की और पूर्वी उत्तर प्रदेश का पीड़ा बदला नहीं है। आज से 150 साल पहले लोग भी मजदूरी करने जाते थे, अब मजदूरी का रूप बदल गया है। अब डॉक्टर इंजीनियर बन के जाते हैं, अब कंप्यूटर इंजीनियर बन के जाते हैं, IAS, पर अपनी मातृभूमि से दूर ही जाना पड़ता है, अपनी माटी से दूर जाना पड़ता है। और तब क्या होता है कि आज भी भिखारी ठाकुर का वो गीत मतलब उतना ही मायने रखता है। मन हो गई ले बैरागी, मन हो गई ले बैरागी, हो गई ले बैरागी, मन खोजे शीतल छाँव। चल रे पटोही चल रे अपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव। भिखारी ठाकुर का रंगमंच उस मौन चीख का विस्तार था जो सदियों से दबे हुए लोगों के भीतर पल रही थी। उन्होंने दिखाया कि कलाकार का धर्म केवल सौंदर्य रचना नहीं है, बल्कि सत्य को जीवित रखना भी है। देखिए, ना तो वो विद्रोही थे और ना ही संत। वे उस मिडिल पॉइंट पर खड़े थे जहां कला, करुणा और क्रांति एक हो जाते हैं। भिखारी ठाकुर केवल चिंतक नहीं है और न ही वो केवल संगीतकार हैं, न ही वो नाटककार हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो लोक जीवन की जो विविधताएं हैं उनमें घुला मिला है। मतलब यह है कि गांव का जो व्यवहार है उसमें जो बहुत सकारात्मक तत्व हैं, उन्होंने उनको अपने काम के साथ जोड़ा और उनका उद्देश्य ये था कि मैं संगीत के साथ जो भोजपुरी समाज है
उसके नागरिकों का मनोरंजन भी करूं और उसके साथ उनमें जो नैतिक दृष्टिकोण है उसको भी बताता चलूं। जैसा कि उस दौर में आप देखिए कि गांधी का युग है, ये प्रेमचंद का युग है, जिस दौर में वो रचनाएं लिख रहे हैं, और हिंदी साहित्य में देखेंगे तो छायावाद युग का दौर है, और आगे भी नई कविता के दौर तक चलती हैं चीज़ें। अगर 1971 में उनका देहांत होता है तो उससे पहले ये सब चीज़ें वो सक्रिय रहे हैं। कि जब वो कलकत्ता गए थे और चटकल के जो मजदूर थे वो दिन भर 10 घंटा 12 घंटा काम करते थे, और काम करने के बाद जब थक जाते थे तो वहाँ पे इनकी नाट्य मंडली द्वारा रंगमंच नाटक की प्रस्तुति की जाती थी, और वो एक तरह से उनके कह सकते हैं उनके कष्टमय जीवन में, उन मजदूरों के कष्टमय जीवन में मनोरंजन का और एक तरह से वो एक ऊर्जा भरने का या उनकी थकान को कम करने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होता था। हम उनको इसलिए अपनी चेतना का हिस्सा बनाना चाहते हैं क्योंकि हम अपनी शक्ल उस आईने में देखते हैं। तो भिखारी ठाकुर की इस बात में सफलता है कि आज की पीढ़ी उनके साहित्य को, उनके नाटकों को गायन के साथ, संगीत के साथ या परफॉर्मेंस या नाटक के साथ वो उनको कर रही है आगे। और देखिए आज आप पूरी दुनिया में देखिए कि सिंगर इज ए परफॉर्मर। आजकल ऐसे सिंगर्स को बहुत जरूरी माना जा रहा है जो परफॉर्मर भी हों। तो आप देखिए भिखारी ठाकुर तो यही थे, वो गायक भी थे, वो अभिनेता भी थे, है ना, और वो लेखक भी थे। वो सारा काम अपना करते थे, मंच पे लाके पेश करते थे। रोहित कोरित जेवन लोहरिया उठेलाना। किसी भी पॉपुलर आर्टिस्ट का उसके समय में ही एकदम सही आकलन हो जाए यह बात आसान नहीं होती। भिखारी ठाकुर को भी अलग अलग टाइम पर जज करने की बहुत कोशिश की गई, बट ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि कौन वाकई उनकी कला के नजदीक पहुंच पाया, कौन समझ पाया कि भिखारी ठाकुर अपनी कला से चाहते क्या थे। इस बात को एस्टैब्लिश करना काफी डिफिकल्ट है कि भिखारी ठाकुर क्या वाकई क्रांति करना चाह रहे थे, क्या भिखारी ठाकुर समाज को जगाना चाह रहे थे, क्या भिखारी ठाकुर सिर्फ अपनी कला को एंजॉय करना चाह रहे थे, या भिखारी ठाकुर को यही एक चीज थी जो खुशी देती थी। जब हम इन 4-5 तरह के चीजों को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि भिखारी ठाकुर इन सब का एक मिक्सचर है। अंग्रेजी साम्राज्य के बाद जिस आधुनिकता की चर्चा हम करते हैं, औपनिवेशिकता के साथ उसको देखते हैं कि औपनिवेशीकरण के बाद आधुनिकता आई, अंग्रेजों की देन है आधुनिकता। इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ भी एक देसी आधुनिकता थी, जिसके उदाहरण हमें भक्ति काल में कबीर और आगे मिर्जा गालिब के साथ मिलते जुलते दिखाई देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भिखारी ठाकुर इन लोक परंपराओं को ठीक से समझ रहे थे। उनका साहित्य, उनका नाट्यकर्म ये बताता है कि ये जो जीवन दृष्टि, ये जो विचारधारा है, ये हमारे लोक जीवन से निकलती है। कि आज हम मातृभाषाओं की ताकत को पहचानने की बात कर रहे हैं, मातृभाषाओं में शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें वैसे लोगों के प्रति भी उनको भी हमें याद करना चाहिए जो उस ताकत को पहचान करके उस भाषा के महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। जो स्थान अवधि में रामचरितमानस लिख करके गोस्वामी तुलसीदास ने दिलाया, मुझे लगता है कि भोजपुरी में भी वह स्थान भिखारी ठाकुर ने दिलाया उस भोजपुरी भाषा को। अगर उनकी सिंगिंग की बात की जाए तो उनके जो गाना जब गाते थे तो वो जो आम आदमी का जो पेन होता है, जो दर्द है ना, तो वो फील करते थे उस चीज। एक कलाकार के तौर पे मैं भी फील करता हूँ। और जो गाने लिखते थे गीतकार के तौर पे देखा जाए तो वो एक एक बोल जो होता था, जैसे कि अगर हम बात करें बेटी बेचवा उनका जो नाटक था, उसमें था कि रुपया गिनाई लिहला पगाहा धराई दिहला, रुपया गिनाई लिहला पगाहा धराई दिहला, चेरिया के छेरिया बनवाला ए बाबूजी, चेरिया के छेरिया बनवाला ए बाबूजी। ये एक
बेटी एक नारी का दर्द जो होता है वो गाते भी थे और लिखते भी थे, तो बड़ा उस भाव को उसको फील करते थे वो। आज उनकी कला को आगे ले जाने वाले खिवैये कम दिखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को या उनकी परंपरा के लोगों को भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना उद्देश्य क्या रखें। क्या समाज को जगाना है? क्योंकि 1963 में जो समाज जगा था, क्या आज भी समाज को उन्हीं चीजों की जरूरत है? या उसको एक बहुत ही प्रोग्रेसिव तरीके से देखा जाए कि जो टॉपिक उस वक्त रिलेवेंट थे, क्या वही टॉपिक आज भी रिलेवेंट है और उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है? जब इन सब बातों को एक समग्र दृष्टि से हम देखते हैं तो हमको रियलाइज होता है कि भिखारी ठाकुर आज की डिबेट से कहीं ज्यादा बड़ी चीज थे और उनकी कला का सिर्फ एक आयाम नहीं हो सकता है। मरने के वक्त स्वामी पतिना करिहा जरूरी, मरने के वक्त स्वामी जार से गाँव गोत्र परिवार हड्डी बहे सुर सरिधार, जार से गाँव गोत्र परिवार हड्डी बहे सुर सरिधार, ब्राह्मण कर्म कांड व्यवहार करके कलह किला दिहतूरी, मरने के वक्त स्वामी